नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय DS में आपका स्वागत है। ये मोहन राकेश द्वारा लिखी कहानी मिस पाल का भाग 2 है। आँखों से लग रहा था जैसे अब भी उन लोगों को अपने पास देख रही हो और उसे खेद हो कि वह ठीक से उनसे प्रतिशोध क्यों नहीं ले रही है। तुम्हें पता है कि रमेश का फिर लखनऊ ट्रांसफ़र हो गया है। मैंने बात बदल दी। अच्छा, मुझे पता नहीं था, पर उसने उस संबंध में और जानने की उत्सुकता प्रकट नहीं की। मैं फिर भी उसे रमेश के ट्रांसफ़र का किस्सा विस्तार से सुनाने लगा। मिस पाल हाँ करती रही, पर यह साफ था कि वह अपने अंदर ही कहीं खो गई हैं। मैं रमेश की बात कह चुका तो कुछ क्षण हम दोनों चुप रहे। फिर मिस पाल बोली, देखो, मैं तुमसे सच कहती हूँ रणजीत, मुझे वहाँ उन लोगों के बीच एक एक पल काटना असंभव लगता था। मुझे लगता था मैं नर्क में रहती हूँ। तुम्हें पता ही है, मैं दफ्तर में किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। मैं सुबह मनाली से बिना नाश्ता किए चला था, इसलिए मुझे भूख लग रही थी। मैंने बात को रोटी के प्रकरण पर ले आना उचित समझा। मैंने उससे पूछा कि उसने खाने की क्या व्यवस्था कर रखी है, खुद बनाती है या कोई नौकर रख रखा है। तुम्हें भूख तो नहीं लगी? मिस पाल अब दफ्तर के माहौल से बाहर निकल आई। लगी हो तो उधर मेरे साथ किचन में चलो। जो कुछ बना है इस वक्त तो तुम्हें उसी में से थोड़ा बहुत खा लेना होगा। शाम को मैं तुम्हें ठीक से बनाकर खिलाऊंगी। मुझे तुम्हारे आने का पता होता तो मैं इस वक्त भी कुछ और चीज़ बना रखती। यहाँ बाज़ार में तो कुछ मिलता ही नहीं। किसी दिन अच्छी सब्ज़ी मिल जाए तो समझो बड़े भाग का दिन है। कोई दिन होता है जिस दिन एक आध अंडा मिल जाता है। शाम को मैं तुम्हारे लिए मछली बनाऊंगी। यहाँ की ट्राउट बहुत अच्छी होती है, मगर मिलती बहुत मुश्किल से है। मुझे खुशी हुई कि मैंने सफलतापूर्वक बात का विषय बदल दिया है। मिस पाल बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई थी। मैंने भी कुर्सी से उठते हुए कहा, आओ चलकर तुम्हारा रसोई घर तो देख लूँ। इस समय मुझे कसकर भूख लगी है, इसलिए जो कुछ भी बना है वह मुझे ट्राउट से अच्छा लगेगा। शाम को मैं जोगिंदर नगर पहुंच जाऊंगा। मिस पाल दरवाजे से बाहर निकलती हुई सहसा रुक गई। तुम्हें शाम को जोगिंदर नगर ही पहुंचना है तो लौट कर क्यों आए थे? यह बात तुम गांठ से बांध लो कि आज मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम्हें पता है, इन 3 महीनों में तुम मेरे यहाँ पहले ही मेहमान आए हो। मैं तुम्हें आज कैसे जाने दे सकती हूँ? तुम्हारे साथ कुछ सामान भी है या ऐसे ही चले आए थे? मैंने उसे बताया कि मैं अपना सामान हिमाचल राज्य परिवहन के दफ्तर में छोड़ आया हूँ और उससे कह आया हूँ कि 2 घंटे में लौट आऊँगा। मैं अभी पोस्ट मास्टर से बात करके वहाँ फ़ोन करा दूँगी। कल तक तुम्हारा सामान यहाँ ले आएंगे। तुम कम से कम 1 सप्ताह ही यहाँ रहोगे, समझे? मुझे पता होता कि तुम मनाली में आए हुए हो तो मैं भी कुछ दिन के लिए वहाँ चली आती। आजकल तो मैं यहाँ, खैर तुम पहले इधर तो आओ, नहीं भूख के मारे ही यहाँ से भाग जाओगे। मैं इस नई स्थिति के लिए तैयार नहीं था। उस संबंध में बाद में बात करने की सोचकर मैं उसके साथ रसोई घर में चला गया। रसोई घर में कमरे जितनी अराजकता नहीं थी, शायद इसलिए कि वहाँ सामान ही बहुत कम था। एक कपड़े की आराम कुर्सी थी जो लगभग खाली ही थी। उस पर सिर्फ नमक का एक डिब्बा रखा हुआ था। शायद मिस पाल उस पर बैठकर खाना बनाती थी। खाना बनाने का और सारा सामान एक टूटी हुई मेज पर रखा था। कुर्सी पर रखा हुआ डिब्बा उसे जल्दी से उठाकर मेज पर रख दिया।
और इस तरह मेरे बैठने के लिए जगह कर दी। फिर मिस पाल ने जल्दी जल्दी स्टोव जलाया और सब्जी की पतीली उस पर रख दी। कलछी साफ नहीं थी। वह उसे साफ करने के लिए बाहर चली गई। लौटकर उसे कलछी को पोंछने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिला तो उसने अपनी कमीज से ही उसे पोंछ लिया और सब्जी को हिलाने लगी। 2 आदमियों का खाना है भी या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा? मैंने पूछा। खाना बहुत है, मिस पाल झुककर पतीली में देखती हुई बोली। क्या क्या है? मिस पाल कलछी से पतीली में टटोलकर देखने लगी। बहुत कुछ है। आलू भी है, बैगन भी है और शायद बीच में एक आध टिंडा भी है। यह सब्जी मैंने परसों बनाई थी। परसों? मैं ऐसे चौंक गया जैसे मेरा माथा सहसा किसी चीज़ से टकरा गया हो। मिस पाल कलछी चलाती रही। हर रोज़ तो नहीं बना पाती हूँ, वह बोली। रोज़ बनाने लगूँ तो बस खाना बनाने की ही हो रहूँ और अपने अकेले के लिए रोज़ बनाने का उत्साह भी तो नहीं होता। कई बार तो मैं सप्ताह भर का खाना एक साथ बना लेती हूँ और फिर निश्चिंत होकर खाती रहती हूँ। कहो तो तुम्हारे लिए मैं अभी ताज़ा बना दूँ। तो चपातियाँ भी क्या परसों की ही बना रखी हैं? मैं अनायास कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आओ इधर आकर देख लो, खा सकोगे या नहीं। वह कोने में रखे हुए बेंत के संदूक के पास चली गई। मैं भी उसके पास पहुंच गया। मिस पाल ने संदूक का ढकना उठा दिया। संदूक में 25-30 खुश्क चपातियाँ पड़ी थीं। सूखकर उन सबने कई तरह की आकृतियाँ धारण कर ली थीं। मैं संदूक के पास से आकर फिर कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारे लिए ताज़ा चपातियाँ बना देती हूँ, मिस पाल एक अपराधी की तरह देखती हुई बोली। नहीं नहीं, जो कुछ बना रखा है वही खाएंगे, मैंने कहा। मगर अपनी इस भलमनसाहत के लिए मेरा मन अंदर ही अंदर कुढ़ गया। मिस पाल संदूक का ढक्कन बंद करके स्टोव के पास लौट गई। सब्जी 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलती, वह बोली। बाद में मैं जैम, प्याज और नमक से काम चलाती हूँ। यहाँ आलूचे बहुत मिल जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत सा आलूचे का जैम बना रखा है। खाकर देखो, अच्छा जैम है। ठहरो, तुम्हें प्लेट देती हूँ। वह फिर जल्दी से बाहर चली गई और कमरे से किलों वाली प्लेट खाली करके ले आई। गिलास में वह आकर बोली, सरसों का तेल रखा है, पानी तुम प्याली में ही ले लोगे या? ट्राउट मछली खाना खाते समय और खाना खा चुकने के बाद भी मिस पाल के दिमाग पर ट्राउट मछली की बात ही सवार रही। जैसे भी हो, शाम को वह ट्राउट मछली बनाएगी। उसने हट की वजह से मैंने उससे कह दिया था कि मैं अगले दिन सुबह तक वहाँ रह जाऊँगा। मिस पाल ने आगे का फैसला अगले दिन पर छोड़ दिया था। उसे शाम के लिए कई और चीज़ों का इंतज़ाम करना था, क्योंकि ट्राउट मछली आसानी से तो नहीं बन जाती। पहली चीज़ घी चाहिए था। डिब्बे में घी नाम मात्र को ही था। प्याज और मसाला भी घर में नहीं था। मिट्टी का तेल भी चाहिए था। खाने के बाद हम लोग घूमने के लिए निकले तो पहले वह मुझे साथ बाज़ार ले गई। हटवार के पास भी घी नहीं था। उसके लिए मिस पाल ने पोस्ट मास्टर से अनुरोध किया कि वह अपने घर से उसे शाम के लिए आधा सेर घी भिजवा दे। अगले दिन कुल्लू से लाकर लौटा देगी। उससे उसने यह भी कहा कि वह अपने घर के थोड़े से फ्रेंच बीन भी उतरवा कर उसे भेज दे, और कोई मछली वाला उधर से गुजरे तो उसके लिए सेर भर ट्राउट ले रखे। सवरबार साहब, मैं आपको बहुत तकलीफ़ देती हूँ। वह चलने से पहले 7-8 बार उसे धन्यवाद देकर बोली। मगर देखिए, मेरे मेहमान आए हुए हैं और यहाँ ट्राउट के अलावा कोई अच्छी चीज़ मिलती नहीं। देखती हूँ, अगर बाली मुझे मिल जाए
तो मैं उससे कहूँगी कि वह मुझे दरिया से एक मछली पकड़ दे। मगर वाली का कोई भरोसा नहीं, आप ज़रूर मेरे लिए ले रखिएगा। मैंने मिसेज एटकिंसन को भी कहला दिया है, उन्होंने भी ले ली तो मैं आज और कल दोनों दिन बना लूँगी। ध्यान रखिएगा। कई बार मछली वाला आवाज़ नहीं लगाता और ऐसे ही निकल जाता है। थैंक यू वेरी मच। मेरे सामान के लिए उसने कुल्लू फ़ोन भी करा दिया। अब सड़क पर चलती हुई वह सुबह के नाश्ते की बात करने लगी। रात को तो ट्राउट हो जाएगी, मगर सुबह नाश्ता क्या बनाया जाए। डबल रोटी यहाँ नहीं मिलेगी, नहीं तो मैं तुम्हें शहद के टोस्ट ही बनाकर खिलाती। अच्छा खैर, देखो। सड़क पर खुली धूप फैली थी और भेड़ों और पश्म के बकरों का रेवड़ हमारे आगे आगे चल रहा था। साथ दो कुत्ते जीभ लपलपाते हुए पहरेदारी करते जा रहे थे। सामने से एक जीप के आ जाने से रेवड़ में खलबली मच गई। बकरी वाले भेड़ों को पहाड़ की तरफ धकेलने लगे। एक भेड़ का बच्चा ढलान से फिसल गया और नीचे से सिर उठाकर मिमियाने लगा। किसी बकरी वाले का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया तो मिस पाल सहसा परेशान हो उठी। ए भाई, देखो वह बच्चा नीचे जा गिरा है। बकरी वाले, एक बच्चा नीचे खाई में गिर गया है, उसे उठा लाओ। ए भाई। एक दिन पहले वर्षा हुई थी, इसलिए व्यास खूब चढ़ा हुआ था। नुकीली चट्टानों से छिलता और कटता हुआ पानी शोर करता हुआ बह रहा था। सामने दरिया पार करने का झूला था। झूले की चरखियाँ घूम रही थीं, रस्सियाँ इकट्ठी हो रही थीं और झूला दो व्यक्तियों को लिए हुए उस पार से उस पार जा रहा था। सहसा झूले में बैठे हुए दोनों व्यक्ति ही करके हंसने लगे, जैसे किसी को चिढ़ा रहे हों। फिर उनमें से एक ने ज़ोर से चीख दिया। झूला उस पर पहुंच गया और वे व्यक्ति उसी तरह हंसते और छींकते हुए उससे उतर गए। झूला छोड़ दिया गया और उसकी रस्सियां इस सिरे से उस सिरे तक आधी गोलाइयों में फैल गईं। जो व्यक्ति उधर उतरे थे वे उस किनारे से फिर एक बार ज़ोर से हंसे। तभी झूला खींचने वालों में एक लड़का मचान से उतरकर हमारे पास आ गया। वह ऐसे बात करने लगा जैसे अभी अभी कोई दुर्घटना होकर हटी हो। मिस साहब, उसने कहा, यह वही सुदर्शन है जिसने आपके कुत्ते को कुछ खिलाया था। यह अब भी शरारत करने से बाज नहीं आता। उन व्यक्तियों के हंसने और छींकने का मिस पाल पर उतना असर नहीं हुआ था जितना उस लड़के की बात का हुआ था। उसका चेहरा एकदम से उतर गया और आवाज़ खुश्क हो गई। यह उधर के गांव का आदमी है ना? उसने पूछा। हाँ मिस साहब। तुम पोस्टमास्टर को बताना, वे अपने आप इसे ठीक कर लेंगे। मिस साहब, यह हमसे कहता है कि यह मिस साहब, तुम इस वक्त जाओ, अपना काम करो। मिस पाल उसे झिड़क कर बोली। पोस्टमास्टर से कहना कि वे इसे एक दिन में ठीक कर देंगे। मगर मिस साहब, जाओ, फिर कभी उधर आकर बात करना। लड़के की समझ में नहीं आया कि मिस साहब से बात करने में उस समय उससे क्या अपराध हुआ है। वह सिर लटकाए वहाँ से चुपचाप लौट गया। कुछ देर हम लोग वहीं रुके रहे। मिस पाल जैसे थकी हुई सी सड़क के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। मैं दरिया के उस पार पहाड़ की चोटी पर उगे हुए वृक्षों की लंबी पंक्ति को देखने लगा, जो नीले आकाश और गुब्बारे जैसे सफ़ेद बादलों के बीच खिंची हुई लकीर सी लगती थी। दरिया के दोनों तरफ पुल के स्लेटी खंभे खड़े थे, जिन पर अभी पुल नहीं बना था। खंभों के आसपास से झड़कर थोड़ी थोड़ी मिट्टी दरिया में गिर रही थी। मैंने उधर से आंखें हटाकर मिस पाल की तरफ देखा। मिस पाल मेरी तरफ देख रही थी। शायद वह जानना चाहती थी
कि झूले वाली लड़की की बात का मेरे मन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो आगे चलें? मुझसे आंखें मिलते ही उसने पूछा। हाँ चलो। मिस पॉल उठ खड़ी हुई। उसकी सांस कुछ कुछ फूल रही थी। वह चलती हुई मुझे बताने लगी कि वहाँ के लोगों में कितनी तरह के अंधविश्वास हैं। जब पिंकी बीमार हुआ तो वहाँ के लोगों ने सोचा था कि किसी ने उसे कुछ खिला विला दिया है। ये अनपढ़ लोग हैं। मैंने इनकी बातों का विरोध भी नहीं किया। ये लोग अपने अंधविश्वास एक दिन में थोड़ी ही छोड़ सकते हैं। इस चीज़ में जाने कितने बरस लगेंगे। और रास्ते में चलते हुए वह बार बार मेरी तरफ देखती रही कि मुझे उसकी बात पर विश्वास हुआ है या नहीं। मैंने सड़क से एक छोटा सा पत्थर उठा लिया था और चुपचाप उसे उछालने लगा था। काफ़ी देर तक हम लोग खामोश चलते रहे। वह खामोशी मुझे अस्वाभाविक लगने लगी तो मैंने मिस पॉल से वापस घर चलने का प्रस्ताव किया। चलो चलकर तुम्हारी बनाई हुई नई तस्वीरें ही देखी जाएं, मैंने कहा। इन 3-4 महीनों में तो तुमने काफ़ी काम कर लिया होगा। पहले घर चलकर एक एक प्याली चाय पीते हैं, मिस पॉल बोली। सचमुच इस समय मैं चाय की गर्म प्याली के लिए ज़िंदगी की कोई भी चीज़ कुर्बान कर सकती हूँ। मेरा तो मन था कि घर में चलने से पहले ही एक एक प्याली पी लेते, मगर फिर मैंने कहा कि पोस्टमास्टर से कहने में देर हो जाएगी तो मछली वाला निकल जाएगा। इस समय इस बात ने मेरे मन को थोड़ा गुदगुदा दिया कि 3 महीने में आया हुआ पहला मेहमान उस समय मिस पॉल के लिए अपनी तस्वीरों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। लौटकर कॉटेज में पहुंचते ही मिस पॉल चाय बनाने में व्यस्त हो गई। वह आते हुए काफ़ी थक गई थी क्योंकि जरा सी चढ़ाई चढ़ने में ही उसकी सांस फूलने लगती थी, मगर वह जरा देर भी सुस्ताने के लिए नहीं रुकी। चाय के लिए उसकी यह व्यस्तता मुझे बहुत अस्वाभाविक लगी, शायद इसलिए कि मुझे खुद चाय की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। मिस पॉल इस तरह चम्मचों और प्यालियों को ढूंढने के लिए परेशान हो रही थीं जैसे उसके 10 मेहमान चाय का इंतज़ार कर रहे हों और उसे समझ में न आ रहा हो कि कैसे जल्दी से सारा इंतज़ाम करे। मैं घूमकर कमरे में और बरामदे में लगी हुई तस्वीरों को देखने लगा। जिस जिस तस्वीर पर भी मेरी नज़र पड़ी मुझे लगा वह मेरे पहले की देखी हुई है। कुछ बड़ी तस्वीरें थीं जो मिस पॉल पंजाब के एक मेले से बनाकर लाई थीं। वह अजीब अजीब से चेहरे थे जिन पर हम लोग एक बार फप्तियाँ कसते रहे थे। जाने क्यों मिस पॉल अपने चित्रों के लिए सदा ऐसे ही चेहरे चुनती थी जो न किसी रूप में विकृत हों। मैंने सारा कमरा और बरामदा घूम लिया। 2-1 अधूरी तस्वीरों को छोड़कर मुझे एक भी नई चीज़ दिखाई नहीं दी। मैंने रसोईघर में जाकर मिस पॉल से पूछा कि उसकी नई तस्वीरें कहाँ हैं। अजी छोड़ो भी, मिस पॉल प्यालियाँ धोती हुई बोली। चाय की प्याली पीकर हम लोग ऊपर की तरफ घूमने चलते हैं। ऊपर एक बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ का पुजारी तुम्हें ऐसे ऐसे किस्से सुनाएगा कि तुम सुनकर हैरान रह जाओगे। एक दिन वह बता रहा था कि यहाँ कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ लोग पहले तो देवता से वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर बाद में अगर देवता वर्षा नहीं देता तो उसे हिंडीवा के मंदिर में ले जाकर रस्सी से लटका देते हैं। है नहीं मज़ेदार बात? जो देवता तुम्हारा काम न करे उसे फांसी लगा दो। मैं कहती हूँ रणजीत, यहाँ लोगों में इतने अंधविश्वास हैं कि क्या कहा जाए। ये लोग अभी तक जैसे कौरवों पांडवों के ज़माने में ही जीते हैं। आज के ज़माने से इनका कोई संबंध ही नहीं है। और एक बार उड़ती नज़र से मुझे देखकर वह चीनी ढूंढने में व्यस्त हो गई। अरे चीनी कहाँ चली गई? अभी हाथ में थी और अभी न जाने कहाँ रख दी। देखो कैसी भुलक्कड़ हो गई हूँ। मेरा तो बस एक ही इलाज है
कि कोई हाथ में छड़ी लेकर मुझे ठीक करे। यह भी कोई रहने का ढंग है जैसे मैं रहती हूँ। तुमने यहाँ के कुछ लैंडस्केप नहीं बनाए? मैंने पूछा। तस्वीरें तो बहुत सी शुरू कर रखी हैं, पर अभी तक पूरी नहीं कर सकी, मिस पॉल जैसे उस मुश्किल स्थिति से बचने का प्रयत्न करती हुई बोली। अब किसी दिन लगकर सबकी सब तस्वीरें पूरी करूँगी। तारपीन का तेल भी ख़त्म हो चुका है, किसी दिन जाकर लाना है। कई दिनों से सोच रही थी कि मंडी जाकर कैनवास और रंग भी ले आऊँ, पर यूं ही आलस कर जाती हूँ। कुछ ड्राइंग पेपर भी जल्द कराने हैं। अब जाऊंगी किसी दिन और सारे काम एक साथ ही कराऊंगी। बात करते हुए मिस पॉल की आंखें झुकी जा रही थीं, जैसे वह अपने ही सामने किसी चीज़ के लिए अपराधी हो और लगातार बात करके अपने अपराध के अनुभव को छिपाना चाहती हो। मैं चुप रहकर उसे चाय में चीनी मिलाते देखता रहा। उसे देखते हुए उस समय मेरे मन में कुछ वैसी उदासी भरने लगी जैसे एक निर्जन समुद्र तट पर या ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई किसी एकांत पथरीली घाटी में जाकर अनायास मन में भर जाती है। कल से एक तो मैं अपने घर को ठीक करूंगी। मिस पॉल क्षण भर बाद फिर उसी तरह बिना रुके बात करने लगी। एक तो घर का सारा सामान ठीक ढंग से लगाना है। तुम्हें पता है मैंने कितने चाव से दिल्ली में अपने कमरे के लिए जाली के पर्दे बनवाए थे। वे पर्दे यहाँ ज्यों के त्यों बक्स में बंद पड़े हैं। मेरा लगाने को मन ही नहीं हुआ। मैं कल ही तरखान से कहकर पर्दों के लिए चौखटें बनवाऊंगी। खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान भी घर में रखना ही चाहिए। बिस्कुट, मक्खन, डबल रोटी और अचार का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। जो चीज़ें कुल्लू से मिल जाती हैं वे तो मैं लाकर रख ही सकती हूँ। तारपीन का तेल भी मुझे कुल्लू से ही मिल जाएगा। उसने चाय की प्याली मेरे हाथ में दे दी तो मैं भी मेरे मुँह से कोई बात नहीं निकली और मैं चुपचाप छोटे छोटे घूंट भरने लगा। मेरे मन को उस समय एक तरह की जड़ता ने घेर लिया था। कहाँ मिस पॉल के बारे में दिल्ली के लोगों ने सुनी हुई वे सब बातें और कहाँ उसके जीवन की यह एकांत विडंबना। ट्राउड मछली। मिस पॉल की सारी परेशानी के बावजूद उस दिन उसे ट्राउड नहीं मिल सकी। पोस्ट मास्टर ने बताया कि मछली वाला उस दिन आया ही नहीं। मिस पॉल के बहुत खुशामद करने पर भी मकान मालकिन का चौकीदार बाली दरिया से मछली पकड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि वह अपनी छड़ी पॉलिश कर रहा है, उसे फुर्सत नहीं है। मिसेज एटकिंसन के बच्चों ने एक मछली पकड़ी थी, मगर उसके पति ने उस दिन खास तौर पर मछली की कतलियों के लिए कहा था, इसलिए वह अपनी मछली मिस पॉल को नहीं दे सकती थी। हाँ, पोस्ट मास्टर ने फ्रेंच बीन ज़रूर भेज दिए, चावल और सूखे फ्रेंच बीन। रात की रोटी के लिए मिस पॉल का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। खाना बनाने में उसका मन भी नहीं लगा, जिससे चावल थोड़ा नीचे लग गए। खाना खाते समय मिस पॉल बस अफसोस ही प्रकट करती रही। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ रणजीत, हर लिहाज से मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ। खाना खाने के बाद हम लोग बाहर मैदान में कुर्सियाँ निकाल कर बैठ गए तो उसने कहा। वह सिर के पीछे हाथ रखे आकाश की ओर देख रही थी। 12वीं या 13वीं की रात होने से आकाश में 3 तरफ खुली चांदनी फैली थी। ब्यास की आवाज़ वातावरण में एक गूंज पैदा कर रही थी। वृक्षों की सरसराहट के अतिरिक्त मैदान की घास से भी एक धीमी सी सरसराहट निकलती प्रतीत होती थी। हवा तेज थी और सामने पहाड़ के पीछे से उठता हुआ बादल धीरे धीरे चांद की तरफ सरक रहा था। क्या बात है मिस पॉल, तुम इस तरह गुमसुम क्यों हो रही हो? मैंने कहा। चावल थोड़े खराब हो गए तो इसमें इस तरह उदास होने की क्या बात है?
मिस पाल सामने पहाड़ की धुंधली रेखा को देखती रही, जैसे उसमें कोई चीज़ खोज रही हो। मैं सोचती हूँ रणजीत कि मेरे जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है, उसने कहा। और वह मुझे अपने आरंभिक जीवन की कहानी सुनाने लगी। उसे बहुत बड़ी शिकायत थी कि आरंभ में अपने घर में भी उसे ज़रा सुख नहीं मिला। यहाँ तक कि उसके माता पिता का स्नेह भी उसे नहीं मिला। उसकी अपनी माँ ने भी उसे प्यार नहीं किया। इसी वजह से 15 साल पहले वह अपना घर छोड़कर नौकरी करने के लिए निकल आई थी। सोचो, माँ को मेरा घर में होना ही बुरा लगता था। पिताजी को मेरे संगीत सीखने से चिढ़ थी। वे कहा करते थे कि मेरा घर घर है, रंडी खाना नहीं। भाइयों का जो थोड़ा बहुत प्यार था वह भी भाभीयों के आने के बाद छिन गया। मैंने आज तक कितनी मुश्किल से अपनी पवित्रता को बचाया है, यह मैं ही जानती हूँ। तुम सोच सकते हो कि एक अकेली लड़की के लिए यह कितना मुश्किल होता है। मेरा लाहौर की तरफ घूमने जाने को मन था। वहाँ की कुछ तस्वीरें बनाना चाहती थी, मगर मैं वहाँ नहीं गई, क्योंकि मैं सोचती थी कि मर्द की पशु शक्ति के सामने मैं अकेली क्या कर सकूँगी। फिर तुम्हें पता है कि डिपार्टमेंट के लोग वहाँ मेरे बारे में कैसी बुरी बुरी बातें किया करते थे। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे वहाँ से एक आदमी से नफ़रत है। वे तुम्हारे बुखारिया और मिर्ज़ा और जोरावर से हैं। मैं तो कभी ऐसे लोगों के साथ बैठकर एक प्याली चाय भी पीना पसंद नहीं करती थी। तुम्हें याद है एक बार जब जोरावर सिंह ने मुझसे कहा था, और फिर वह दफ्तर के जीवन की कई छोटी छोटी घटनाएं दोहराने लगी। जब मैंने देखा कि वह फिर से उसी वातावरण में जाकर खामखा अपना गुस्सा भड़का रही है, तो मैंने उससे फिर कहा कि वह अब दफ्तर के लोगों के बारे में न सोचे, अपने संगीत और अपने चित्रों की बात ही सोचे। तुम यहाँ रहकर कुछ अच्छी चीज़ें बना लो, फिर दिल्ली आकर अपनी प्रदर्शनी करना, मैंने कहा। जब लोग तुम्हारी चीज़ें देखेंगे और तुम्हारा नाम सुनेंगे तो अपने आप तुम्हारी कद्र करेंगे। ना, मैं प्रदर्शनी के किसी चक्कर में नहीं पड़ूंगी। मिस पाल उसी तरह सामने की तरफ देखती हुई बोली। तुम जानते ही हो इन सब चीज़ों में कितनी पॉलिटिक्स चलती है। मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहती। मेरे पास अभी 3-4 हज़ार रुपये हैं, जिनसे मेरा काफ़ी दिन गुजारा चल जाएगा। जब ये रुपए चुक जाएंगे तो। और वह जैसे कुछ सोचती हुई चुप कर गई। मैं आगे की बात सुनने के लिए बहुत उत्सुक था, मगर मिस पाल कुछ देर बाद कंधे हिलाकर बोली, तो भी कुछ न कुछ हो ही जाएगा, अभी वह वक्त आए तो सही। बादल ऊंचा उठ रहा था और वातावरण में ठंडक बढ़ती जा रही थी। जंगल की तरफ से आती हुई हवा की गूंज शरीर में बार बार सिरहन भर देती थी। साथ के कॉटेज में रेडियो पर पश्चिमी संगीत चल रहा था। उससे आगे के कॉटेज में लोग खिलखिलाकर हंस रहे थे। मिस पाल अपनी आंखें मूंदे हुए मुझे बताने लगी कि होशियारपुर में उसने भृगु संहिता से अपनी कुंडली निकलवाई थी। उस कुंडली के फल के अनुसार इस जन्म में उस पर यह साफ है कि उसे कोई सुख नहीं मिल सकता, ना धन का, ना ख्याति का, ना प्यार का। इसका कारण भी भृगु संहिता में दिया था। अपने पिछले जन्म में वह सुंदर लड़की थी और नृत्य, संगीत आदि कलाओं में बहुत पटु थी। उसके पिता बहुत धनी थे और वह उनकी अकेली संतान थी। जिस व्यक्ति से उसका ब्याह हुआ वह बहुत सुंदर और धनी था, मगर मुझे अपनी सुंदरता और अपनी कला का बहुत मान था।
इसलिए मैंने अपने पति का आदर नहीं किया। कुछ ही दिनों में वह बेचारा दुखी होकर इस संसार से चल बसा। इसलिए मुझ पर अब यह शाप है कि इस जन्म में मुझे सुख नहीं मिल सकता। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। अभी दिन में ही वह वहाँ के लोगों के अंधविश्वासों की चर्चा करती हुई उनका मजाक उड़ा रही थी। सहसा मिस पाल भी बोलते बोलते चुप कर गई और उसकी आंखें मेरे चेहरे पर स्थिर हो गईं। उसके लिपस्टिक से रंगे हुए होठों की तह में जैसे उस समय कोई चीज़ कांप रही थी। काफ़ी देर हम लोग चुप बैठे रहे। बादल ने चांद को छा लिया था और चारों तरफ गहरा अंधेरा हो रहा था। सहसा साथ के कॉटेज की बत्ती भी बुझ गई, जिससे अंधेरा और भी गहरा लगने लगा। मिस पाल उसी तरह मेरी तरफ देख रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि मेरे आसपास की हवा कुछ भारी हो रही है। मैं सहसा कुर्सी पीछे सरकाकर उठ खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है अब रात काफ़ी हो गई है, मैंने कहा, इसलिए अब चलकर सो रहा जाए और बातें अब सुबह होंगी। हाँ हाँ, मिस पाल भी अपनी कुर्सी से उठती हुई बोली। मैं अभी चलकर बिस्तर बिछा देती हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा बिस्तर बरामदे में बिछा दूँ या? हाँ, बरामदे में ही बिछा दो, अंदर काफ़ी गर्मी होगी। देख लो, रात को ठंड हो जाएगी। कोई बात नहीं, बरामदे में हवा आती रहेगी तो अच्छा लगेगा। और बरामदे में लेटे हुए मैं देर तक जाली के बाहर देखता रहा। बादल पूरे आकाश में छा गया था और दरिया का शब्द बहुत पास आया सा लगता था। जाली से लगा हुआ मकड़ी का जाला हवा से हिल रहा था। पास ही कोई चूहा कोई चीज़ कुतर रहा था। अंदर कमरे से बार बार करवट बदलने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। रणजीत, अंदर से आवाज़ आई तो मेरे सारे शरीर में एक सिरहन भर गई। मिस पाल, सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं, बल्कि हवा है इसलिए अच्छा लग रहा है। और तभी टप 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 मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगी। पानी की बौछार मेरे बिस्तर पर आने लगी तो मैंने करवट बदली। बरामदे की बत्ती मैंने जलती रहने दी थी, इसलिए कई चीज़ें इधर उधर बिखरी नज़र आ रही थीं। बिस्तर बिछाते समय मिस पाल को घर की काफ़ी उथल पुथल करनी पड़ी थी। मेरी चारपाई के पास ही एक तिपाही औंधी पड़ी थी और उससे जरा आगे तस्वीरों के कुछ एक फ्रेम रास्ते में गिरे थे। सामने के कोने में मिस पाल के ब्रश और कपड़े एक ढेर में उलझे हुए पड़े थे। अंदर की चारपाई चिरमराई और लकड़ी के फर्श पर पैरों की धप-धप आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर सुराही से चुल्लू में पानी पीने की आवाज़ आने लगी। रणजीत, मिस पाल, प्यास तो नहीं लगी? नहीं। अच्छा, सो जाओ। कुछ देर मुझे लगता रहा जैसे मेरे आसपास एक बहुत तेज सांस चल रही है, जो धीरे धीरे दबे पैरों सारे वातावरण पर अधिकार करती जा रही है और आसपास की हर चीज़ अपने पर उसका दबाव महसूस कर रही है। पानी की बौछार कुछ धीमी पड़ने लगी तो मैंने फिर से जाली की तरफ करवट बदल ली और पहले की तरह ही बाहर देखने लगा। तभी पास ही झरने से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। क्या गिरा है रणजीत? अंदर से आवाज़ आई। पता नहीं, शायद किसी चूहे ने कुछ गिरा दिया है। सचमुच मैं यहाँ चूहों से बहुत तंग आ गई हूँ। मैं चुप रहा। अंदर की चारपाई फिर चिरमराई। अच्छा, सो जाओ। सारी रात पानी पड़ता रहा। सुबह सुबह बरसात थम गई, मगर आकाश साफ नहीं हुआ। सुबह उठकर चाय के समय तक मेरी मिस पाल से खास बात नहीं हुई। चाय पीते समय भी मिस पाल अधूरे अधूरे टुकड़ों में ही बात करती रही। मैंने उससे कहा कि मैं अब
पहली बस से चला जाऊंगा। तो उसने एक बार भी मुझसे रुकने के लिए आग्रह नहीं किया। यूँ साधारण बातचीत में भी मिस पॉल काफ़ी तकल्लुफ़ बरत रही थी, जैसे किसी बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति से बात कर रही हो। मुझे उसका सारा व्यवहार बहुत अस्वाभाविक लग रहा था। वह जैसे बात न करने के लिए ही अपने को छोटे छोटे कामों में व्यस्त रख रही थी। मैंने 2-1 बार उससे हल्के से मजाक करने का भी प्रयत्न किया, जिससे तनाव हट जाए और मैं उससे ठीक से विदा लेकर जा सकूं। मगर मिस पॉल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी नहीं आई। अच्छा तो मिस पॉल, अब चलने की बात की जाए, आखिर मैंने कहा। तुम कल कह रही थी कि तुम भी कुल्लू तक साथ ही चलोगी, तो अच्छा होगा कि तुम आज ही वहाँ से अपना सारा सामान भी ले आओ। बाद में तुम फिर आलस कर जाओगी। नहीं, मैं आलस नहीं करूँगी, मिस पॉल बोली। किसी दिन जाकर जो कुछ लाना है सब ले आऊँगी। और फिर बरामदे में बिखरे हुए कपड़ों को बिना मतलब ही उठाकर इधर से उधर रखते हुए उसने कहा, आज बरसात का दिन है, इसलिए आज नहीं जाऊँगी। कल या परसों किसी समय देखूँगी। लाने के लिए कितनी ही चीज़ें हैं, इसलिए अच्छी तरह सब सोचकर जाना चाहिए। आज घिरा हुआ दिन है, इसलिए आज नहीं। घिरा हुआ दिन है तो क्या घर का सामान नहीं आएगा? मैंने अपने आग्रह से उसे सुलझाने की चेष्टा करते हुए कहा। तुम मुझे बताओ कि घी और तारपीन के डिब्बे कहाँ रखे हैं? कोई बड़ा थैला हो तो वह भी साथ में ले लो, फुटकर चीज़ें उसमें आ जाएंगी। यहाँ से जो भी बस मिलेगी उसमें हम लोग साथ चलेंगे। मैं कुल्लू से 12 बजे की बस पकड़कर आगे चला जाऊँगा। तुम्हें तो उधर से लौटने के लिए सारा दिन बसें मिलती रहेंगी। मैं जानबूझकर इस तरह बात कर रहा था जैसे मिस पॉल का साथ चलना निश्चित ही हो। हालांकि मैं जानता था कि वह टालने का पूरा प्रयत्न करेगी। मिस पॉल इधर से उधर जाती हुई ढूंढ कर अपने करने के लिए काम निकाल रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे मेरी बातें उसे बिल्कुल व्यर्थ लग रही हों और वह जल्द से जल्द अपने एकांत में लौट जाना चाहती हो। देखो, कभी कभी यहाँ बस में एक भी सीट नहीं मिलती, उसने कहा। 2-2 सीटें मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तुम मेरी वजह से अपनी 12 बजे की बस क्यों मिस करते हो? तुम चले जाओ, मैं कल या परसों जाकर जो कुछ भी मुझे लाना है ले आऊँगी। और जैसे सहसा कोई काम याद आ जाने से वह जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ हटाए हुए कमरे में चली गई। कुछ देर में वह पेटीकोट लिए हुए कमरे में बाहर आई। पेटीकोट को टिड्डियाँ काट गई थीं। उसने जैसे नुकसान की परेशानी की वजह से ही चेहरा सख्त किए हुए उसे एक तरफ कोने में फेंक दिया और किसी तरह कठिनाई से बोली, मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम चले जाओ। तुम्हें पता है कि मुझे तो अकेले ही को 2 सीटें चाहिए। ये सब बहाने तुम रहने दो, मैंने कहा। एक बस में जगह नहीं मिलेगी तो दूसरे में मिल जाएगी। तुम इधर आकर मुझे बताओ कि वे डिब्बे कहाँ रखे हैं। मिस पॉल शायद ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मेरी बात का विरोध नहीं किया। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी ढूंढती हूँ, उसने कहा और आंखें बचाती हुई रसोई घर में चली गई। पहली बस में सचमुच हम लोगों को जगह नहीं मिली। ड्राइवर ने बस वहाँ रोकी ही नहीं और हाथ के इशारे से कह दिया कि बस में जगह नहीं है। दूसरी बस में भी जगह नहीं थी, मगर किसी तरह कह कर हमने उसमें अपने लिए जगह बना ली। मगर हम कुल्लू काफ़ी देर से पहुँचे, क्योंकि रात की बरसात से एक जगह सड़क टूट गई थी और उसकी मरम्मत की जा रही थी।
हमारे कुल्लू पहुंचने के लगभग 7:12 बजे की बस भी मनाली से आ पहुंची। 11:15 हो चुके थे। मैंने अंदर जाकर अपने सामान का पता किया, फिर बाहर मिस पाल के पास आ गया। मिस पाल ने खाली डिब्बे अपने दोनों हाथों में संभाल रखे थे। मैं डिब्बे उसके हाथों से लेने लगा तो उसने अपने हाथ पीछे हटा लिए। चलो पहले बाजार में चलकर तुम्हारा सामान खरीद लें, मैंने कहा। अब सामान की बात रहने दो, उसने कहा। तुम्हारी बस आ गई है, तुम इसमें चले जाओ। सामान तो मैं किसी भी समय खरीद लूँगी। तुम्हें इसके बाद फिर किसी बस में जगह नहीं मिलेगी। 2 बजे की बस मनाली से ही भरी हुई आती है। तुम्हारा एक दिन और यहाँ खराब होगा। दिन खराब होने की क्या बात है, मैंने कहा। पहले चलकर बाजार से सामान खरीद लेते हैं। अगर आज सचमुच किसी बस में जगह नहीं मिली तो मैं तुम्हारे साथ लौट चलूँगा और कल किसी बस से चला जाऊँगा। मुझे वापस पहुँचने की ऐसी कोई जल्दी नहीं है। नहीं, तुम चले जाओ, मिस पाल हट के साथ बोली। अपने लिए खामोखा मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं? अपना सामान तो मैं जब कभी भी ले लूँगी। मगर मुझे लगता है कि आज तुम ये डिब्बे इसी तरह लिए हुए ही लौट जाओगी। अरे नहीं, मिस पाल की आंखें उमड़ आईं और वह अपने आंसुओं को रोकने के लिए दूसरी तरफ देखने लगी। तुम समझते हो, मैं अपने शरीर की देखभाल ही नहीं करती। अगर ना करती तो यह इतना शरीर ऐसे ही होता। लाओ पैसे दो, मैं तुम्हारा टिकट ले आती हूँ। देर करोगे तो इस बस में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम इस तरह जिद क्यों करती हो मिस पाल? मुझे जाने की सचमुच ऐसी कोई जल्दी नहीं है, मैंने कहा। मैंने तुमसे कहा है तुम पैसे निकालो, मैं तुम्हारा टिकट ले आई। मगर नहीं, तुम रहने दो। कल का तुम्हारा टिकट मेरी वजह से ख़राब हुआ था, तो फिर तुमसे पैसे किस लिए मांग रही हूँ? और वह डिब्बे वहीं रखकर झटपट टिकट घर की तरफ बढ़ गई। ठहरो मिस पाल, मैंने असमंजस में अपना बटुआ जेब से निकाल लिया। तुम रुको, मैं अभी आ रही हूँ। तुम उतनी देर में अपना सामान निकलवा कर ऊपर रखवाओ। मेरा मन उस समय न जाने कैसा हो रहा था। फिर भी मैंने अंदर से अपना सामान निकलवाया और बस की छत पर रखवा दिया। मिस पाल तब तक टिकट घर के बाहर ही खड़ी थी। शनिवार होने के कारण उस दिन स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई थी और बहुत से बच्चे बस्ते लटकाए सुल्तानपुर की पहाड़ी से नीचे आ रहे थे। कई बच्चे बस की सवारियों को देखने के लिए वहां आसपास जमा हो रहे थे। मिस पाल उस समय प्याजी रंग की सलवार कमीज पहने थी और ऊपर काला दुपट्टा लिए थी। उन कपड़ों की वजह से उसका शरीर पीछे से और भी फैला हुआ लगता था। बच्चे एक दूसरे से आगे होते हुए टिकट घर के नज़दीक जाने लगे। मिस पाल टिकट घर की खिड़की पर झुकी हुई थी। एक लड़के ने धीरे से आवाज़ लगाई, कमाल है भाई, कमाल है। इस पर आसपास खड़े बहुत से बच्चे हंस दिए। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भारी मन पर एक और बड़ा पत्थर डाल दिया हो। बच्चे सब के सब टिकट घर के आसपास जमा हो गए थे और आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि उससे मिस पाल का ध्यान खामोखा उनकी तरफ चला जाता। मैं उधर से अपना ध्यान हटाकर दरिया की तरफ से आते हुए लोगों को देखने लगा। फिर भी बच्चों की खुसर पुसर मेरे कानों में पड़ती रही। 2 लड़कियां बहुत धीरे धीरे आपस में बात कर रही थीं। मर्द है, नहीं औरत है। तू सिर के बाल देख, बाकी शरीर देख, मर्द है। तू कपड़े देख और सब कुछ देख, औरत है। आओ बच्चों आओ, पास आकर देखो,
मिस पाल की आवाज़ से मैं जैसे चौंक गया। मिस पाल टिकट लेकर खिड़की से हट आई थी। बच्चे उसे आते देखकर आ गई कहते भाग खड़े हुए। एक बच्चे ने सड़क के उस तरफ जाकर फिर ज़ोर से आवाज़ लगाई, कमाल है भाई, कमाल है। मिस पाल सड़क पर आकर कई कदम बच्चों के पीछे चली गई। आओ बच्चों, यहाँ हमारे पास आओ, वह कहती रही। हम तुम्हें मारेंगे नहीं, टॉफ़ियाँ देंगे, आओ। मगर बच्चे पास आने के बजाय और भी दूर भाग गए। मिस पाल कुछ देर सड़क के बीच रुकी रही, फिर लौटकर मेरे पास आ गई। उस समय उसके चेहरे का भाव बहुत विचित्र। उसकी आंखों में आए हुए आंसू नीचे गिरने को हो रहे थे और उन्हें झुठलाने के लिए एक फीकी हंसी का प्रयत्न कर रही थी। उसने अपने होंठों को जाने किस तरह काटा था कि एकाध जगह से उसकी लिपस्टिक नीचे फैल गई थी। उसकी घिसी हुई कमीज की शिवनें कंधे के पास से खुल रही थीं। मैंने उसकी खूबसूरत बच्चे थे, नहीं? उसने आंखें झपकाते हुए कहा। मैंने उसकी बात का समर्थन करने के लिए सिर हिलाया तो मुझे लगा कि मेरा सिर पत्थर की तरह भारी हो गया है। उसके बाद मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मिस पाल मुझसे क्या कह रही है और मैं उससे क्या बात कर रहा हूँ। जैसे आँखों और शब्दों के साथ विचारों का कोई संबंध ही नहीं रहा हो। मुझे इतना याद है कि मैंने मिस पाल को टिकट के पैसे देने का प्रयत्न किया, मगर वह पीछे हट गई और मेरे बहुत अनुरोध करने पर भी उसने पैसे नहीं लिए। मगर किस अवचेतन प्रक्रिया से हम लोगों के बीच अब तक बातचीत का सूत्र बना रहा, यह मैं नहीं जान सका। मेरे कानों से बोलते सुन रहे थे और अपने को भी, परंतु वे जैसे दूर की ध्वनियाँ थीं, अस्पष्ट और अर्थहीन। जो बात मैं ठीक से सुन सका वह यही थी, और वहाँ जाकर रणजीत दफ्तर में मेरे बारे में किसी से बात मत करना, समझे? मुझे पता ही है कि वे लोग कितने ओछे हैं। बल्कि अच्छा होगा कि तुम किसी को यह भी ना बताओ कि तुम मुझे यहाँ मिले थे। मैं नहीं चाहती कि वहाँ कोई भी मेरे बारे में कुछ जाने या बात करे, समझे? बस तब स्टार्ट हो रही थी और मैं खिड़की से झांककर मिस पाल को देख रहा था। बस चली तो मिस पाल हाथ हिलाने लगी। दोनों खाली डिब्बे वह अपने हाथों में लिए हुए थी। मैंने भी एक बार उसकी तरफ हाथ हिलाया और बस के मुड़ने तक हिलते हुए खाली डिब्बों को ही देखता रहा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।